Hello dear students. In this video we are going to discuss about dark phase and mainly C3 cycle. Okay. तो अगर डार्क फेज़ की बात की जाए, अवर प्रीवियस वीडियोस अबाउट लाइट फेज़ में हमने आपकी दो रिएक्शंस की थी, दो साइकिल की थी. वन इज़ योर साइक्लिक एंड अनदर इज़ योर नॉन साइक्लिक रिएक्शन. जब हमने इनके प्रोडक्ट्स की बात की तो हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर हमारी एनर्जी मिल रही थी. एनर्जी किस फॉर्म में थी? एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में, राइट. एसिमिलेटरी पावर की फॉर्म में आपको यहाँ पर इनसे क्या मिल रहा था? एनर्जी मिल रही थी. लाइक एटीपी हो सकता है, NADPH हो सकता है, DPH2, या फिर और साथ साथ यहाँ पर और क्या रिलीज हो रहे थे? आपकी ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी. अब यहाँ पर जो आपकी लाइट फेज़ थी उनका फंक्शन क्या था कि एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस करना है. जब एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस हो गई तो अब इसका यूज़ कौन करेंगे? जो आपके डार्क फेज़ रिएक्शन होंगी वो जो है आपके इन एसिमिलेटरी पावर को यूज़ करेंगे, राइट. तो डार्क फेज़ की अगर बात की जाए तो जो डार्क फेज़ है, अगर हम बात करें कि इसकी साइट क्या रहेगी, कि जो डार्क फेज़ है वो कहाँ पर होगी? डार्क फेज जो है वो आपके स्ट्रोमा में होगी, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर आपकी डार्क फेज कंप्लीट होगी. क्यों हो रही है स्ट्रोमा के अंदर? क्योंकि स्ट्रोमा में वो सभी एंजाइम्स प्रेजेंट है जो हमें डार्क रिएक्शन करवाने के लिए चाहिए. ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो जब सभी एंजाइम रहेंगे तो डार्क रिएक्शन आपकी अच्छे से पॉसिबल हो पाएंगी. दूसरी चीज़, अगर हमें डार्क फेज़ करवानी है तो डार्क फेज़ करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम अमाउंट में ATP या हम कहेंगे एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी आपको फिर कहाँ से मिलती है? जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे वो हमें मिलेंगे. तो यहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी. एनर्जी के साथ साथ एंजाइम्स भी हैं तो आपकी डार्क रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी. दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि क्या जो डार्क फेज़ है वो लाइट फेज़ के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं. तो जो डार्क फेज़ है वो वैसे तो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि लाइट का मतलब क्या हो गया? आप बात कर रहे हैं सनलाइट के बारे में कि सनलाइट के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंडेंट हैं या नहीं है. तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि जो डार्क फेज़ है वो आपकी सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? लाइट फेज़ के ऊपर. क्योंकि लाइट फेज़ का जो प्रोडक्ट है वो है एनर्जी, और अगर आपको डार्क फेज़ करवानी है तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी आपको लाइट फेज़ से मिलती है. तो इनडायरेक्टली वे से जो डार्क फेजेस हैं वो लाइट फेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका. अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है उनका पर्पज़ क्या है, डार्क रिएक्शन हमें करवाने की नीड ही क्यों है? तो डार्क रिएक्शन का पर्पज़ क्या हो जाएगा? टू प्रोड्यूस फूड, ठीक है. फूड इन द सेंस यहाँ पर आपको क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करनी है, या आप कह सकते हैं ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी है. कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज. तो आपको ग्लूकोज बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्बन को फिक्स करना पड़ेगा. तो यहाँ पर डार्क फेज में किसका फिक्सेशन होता है? कार्बन का फिक्सेशन होता है, ठीक है. तो डार्क फेज में आपके कार्बन का फिक्सेशन किया जाएगा. उस कार्बन को फिक्स करके किस में कन्वर्ट किया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा. और कार्बोहाइड्रेट्स में जो आपका सबसे सिंपलेस्ट और चीप सब्सटेंस रहेगा दैट इज़ ग्लूकोज, उसमें कन्वर्जन होगा, ठीक है. अब डार्क फेजेस की बात की जाए तो आपकी बहुत सारी डार्क फेजेस हो सकती हैं, जैसे कि C3 साइकिल आपकी हो सकती है, C4 साइकिल हो सकती है, और आपका कैम पाथवे हो सकता है, कैम साइकिल हो सकती है, ठीक है. तो इस तरीके से ये आपकी मेन 3 साइकिल रहेंगी जो आपकी क्या रहेंगी? डार्क फेज़ के अंडर हम स्टडी करेंगे. तो इस वीडियो के अंदर अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसको करेंगे? हम C3 साइकिल को करेंगे. तो अब बात आती है कि C3 साइकिल की बात की जाए तो इसके हम सबसे पहले बात करते हैं अदर नेम के बारे में, कि C3 साइकिल को और आप किस किस नाम से जानते हैं. C3 साइकिल की बात की जाए तो C3 साइकिल को आप केल्विन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? मेल्विन एंड केल्विन साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है. मेल्विन एंड केल्विन साइंटिस्ट ने मिलकर की थी. और तो उनकी वजह से इस साइकिल का क्या नाम दिया गया? यहाँ पर केल्विन नाम दिया गया है. और इन दोनों साइंटिस्ट को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है. दूसरी चीज़ फिर यहाँ पर आप अगर बात करें कि और क्या नाम हो सकते हैं यहाँ पर इसके, तो इसका और नाम हो सकता है RPP, रिडक्टिव पेंटोज
फोस्फेट पाथवे। ठीक है, रिडक्टिव का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पर पेंटोज शुगर को लेके चलेंगे, जो आपका रिएजेंट रहेगा वो रिएजेंट आपका 5 कार्बन कंपाउंड रहेगा, तो वो क्या हो गया आपका यहाँ पर पेंटोज हो गया। पेंटोज का रिडक्शन कर रहे हैं आप फोस्फेट एंड, तो उसके थ्रू जब ये रिडक्शन चलेगा तो उस पाथवे को हमने क्या कहा, रिडक्टिव पेंटोज फोस्फेट पाथवे। ठीक है, उसके अलावा इसको आप किसी दूसरे नाम से और जानते हैं, दैट इज पीसीआर। इट इज़ नॉट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन की आप बात कर रहे हैं, दैट इज पीसीआर, नॉट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये तो हो गई कि ये आप इसको और किस किस नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो C3 साइकिल के आपके ये हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेप के बारे में कि जो C3 साइकिल है ये कार्बन का रिडक्शन कैसे करेगी और इसे क्या चाहिए, इन्हें क्या करना है, यहाँ पर रिडक्शन करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो जब स्टेप्स की बात की जाए तो यहाँ पर मेनली 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट वन इज योर कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज योर रिडक्शन एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या हो गया कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब हम कार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, कार्बन का फिक्सेशन करना है। ठीक है, कि कार्बन ऐड की जाएगी और उसको आपको फिक्स करना है। सेकंड स्टेप इज़ रिडक्शन, मतलब कि जो आपने यहाँ पर कार्बन को फिक्स करने जा रहे हैं उसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके क्या बनाना है, आपको यहाँ पर ग्लूकोज बनाना है। तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, जो इस रिएक्शन हम करवाने के पीछे पर्पज़ क्या है हमारा, फूड को सिंथेसाइज करना, और फूड प्लांट के लिए क्या है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज तो आपका रिडक्शन फेज के अंदर ही बन जाएगा, लेकिन आगे भी आपको ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक ग्लूकोज बन गया तो प्लांट के लिए इनफ है, उन्हें कंटिन्यू अमाउंट में ही क्या चाहिएगा, ग्लूकोज चाहिए, फूड चाहिए। तो इस वजह से हमें क्या करवाना पड़ता है, रीजनरेशन करवाना पड़ता है कि जो रिएजेंट आपने लिया था उस रिएजेंट को वापस से क्या करवाया जाए, रीजनरेट करवाया जाए। और सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेप की अगर बात करें हम, तो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेप ही आपका क्या होता है, रीजनरेशन होता है। ठीक है, तो मेनली आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, 3 स्टेप रहेंगे। फर्स्ट वन इज़ योर कार्बोक्सिलेशन, सेकंड वन इज़ योर रिडक्शन एंड थर्ड वन विल बी रीजनरेशन। अगर आप इसको सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या लेके चल सकते हैं, Ru15BP रुबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि आपका क्या रहेगा, 5 कार्बन कंपाउंड रहेगा। ये क्या करता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन करता है, मतलब कि किसका एडिशन करेगा, यहाँ पर CO2 का एडिशन करेगा। स्टोमेटा ओपन है, CO2 की एंट्री हुई, 5 कार्बन कंपाउंड क्या करेगा, एक कार्बन को ऐड ऑन करेगा और यहाँ पर आपके 6 कार्बन से ब्रेक डाउन करके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर किसके बनाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, 3PGA के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 5 + 1 5 कार्बन कंपाउंड प्लस एक आपके कार्बन कहाँ से आई, CO2 से, तो कितने होगा टोटल 6। अगर इस 6 को ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो आप किस इक्वली पार्ट्स में कैसे करेंगे, 3 में कर सकते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो इतना स्टेप हुआ ये क्या है, आपका कार्बोक्सिलेशन है। ठीक है, उसके बाद ये जो 3PGA है ये क्या करता है, अपने आप को चेंज करेगा, दूसरे एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे और फिर आपकी फर्दर प्रोसेसिंग चलने के बाद यहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट रिलीज होगा, दैट इज़ ग्लूकोज, जो कि हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस 3PGA जो है कन्वर्ट होगा PGAL में, एल्डिहाइड में, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में, और ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होगा ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जो हमें चाहिए था वो हमें कहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो स्टेप हुआ ये क्या हुआ, आपका रिडक्शन स्टेप हुआ। अब इस ग्लूकोज तो रिलीज आउट हो गया, तो उसके अलावा जो आपके पार्ट बच गया, तो यहाँ पर दूसरे रीजन प्रेजेंट रहे होंगे। तो ये जो आगे आपका प्रोडक्ट रहेगा ये फर्दर प्रोसेसिंग करेगा इन PGAL के साथ और फिर यहाँ क्या करता है, वापस से RUBP की फॉर्मेशन करेगा।
तो ये जो स्टेप रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, रीजनरेशन स्टेप हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने सिंपली रिप्रेजेंट किया कि कैसे रहेगा इस साइकिल के अंदर। अभी हम जानेंगे इनके हर स्टेप के बारे में कि कैसे कैसे ये प्रोसीड करती है। एक और चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे अभी मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल कितना लिया है आपका, सिंगल मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर लिया है। सिंगल मॉलिक्यूल RuBP का मैं लेके चल रही हूँ, तो 3Pg के कितने मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब अगर हमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि सिंगल एक साइकिल कंप्लीट हुई और आपका ग्लूकोज बन गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है तो आपको ये साइकिल कितने टाइम रिपीट करनी पड़ेगी, 6 टाइम। जब ये जो आपकी C3 साइकिल है ये 6 टाइम रिपीट करेगी तभी यहाँ पर आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अभी हम जो नेक्स्ट अभी जो करेंगे हम इसको डिटेल में स्टडी, वो हम कितने मॉलिक्यूल लेकर चलेंगे, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ही हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी बुक्स में आप लोगों को यहाँ पर 3 दिखा रखा होगा, 3 किस लिए दिखाते हैं, ताकि आप लोगों का जो ये राउंड ऑफ होकर निकले वो डिविजन्स में ना आए। तो यहाँ पर हम टोटल ही 6 साइकिल को एक साथ लेकर चल रहे हैं और हमारा ग्लूकोज जो है यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग हम करते हैं अपने रिएजेंट से। तो रिएजेंट हम क्या लेंगे यहाँ पर, RuBP, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। RuBP हमने लिया यहाँ पर, एक सेकेंड, Ru15BP दैट इज रुबिस्को 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, दैट इज ए 5 कार्बन कंपाउंड एंड 5 कार्बन कंपाउंड के हमने यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 6 मॉलिक्यूल, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये साइकिल 6 टाइम रिपीट करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 लिया है। अब RuBP जो है इसके ऊपर आपका एक एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम की अगर बात की जाए तो रुबिस्को एंजाइम जो है आपका कैसा रहेगा भाई, यहाँ पर ये 2 तरीके से काम करेगा। यहाँ पर रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, तो यहाँ पर अभी हमें क्या करवाना है, कार्बोक्सिलेशन करवाना है। तो रुबिस्को जो एंजाइम है वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा, ना कि ऑक्सीजनेशन करेगा। ठीक है, ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये यहाँ पर एक्ट किसकी तरह करेगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। तो जब रुबिस्को एंजाइम यहाँ पर एक्टिव रहेगा और जब स्टोमेटा ओपन है तो यहाँ पर किसकी एंट्री होनी है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि CO2 एंट्री करेगा स्टोमेटा के थ्रू। कितने मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे, 6 मॉलिक्यूल, साथ ही साथ वाटर की भी एंट्री रहेगी यहाँ पर, H2O। तो ये भी आपके कितने मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे, 6 H2O एंट्री करेंगे। अब ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करने पर यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मान लेते हैं हम 6 नंबर में आपके पास कोई कुछ भी मटेरियल था, उसको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, कितने डिवीजन रहेंगे यहाँ पर, 3 में हो जाएगा। तो 3 के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल। तो सेम ऐसे ही जब आपने यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल लिए हैं, इन 6 मॉलिक्यूल के 6 कार्बन कंपाउंड को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके यहाँ पर, 12 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 3PGA दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर आप कहें तो मैं लिख भी देती हूँ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3PGA की अगर बात करें तो 3 का मतलब क्या है यहाँ पर, फॉस्फेट की। ठीक है, कि 3rd नंबर पोजीशन पर आपका जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब ये जो 3PGA ही कितने कार्बन कंपाउंड है आपका, 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, 1 से अगर 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे तो 6 से कितने हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पर आपके कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA आपके यहाँ पर फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर जो 3PGA है ये क्या करता है, यूटिलाइज करेगा किसको, एनर्जी को। तो यहाँ पर आप एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे, जैसे जो कि आपके लाइट फेज में बनी है, दैट इज़ ATP। तो यहाँ पर आप ATP को यूटिलाइज करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ADP की फॉर्मेशन करेंगे। अब
12 मॉलिक्यूल है तो एटीपी भी कितने होंगे आपके 12 ही होंगे, और कितने एडीपी रिलीज़ होंगे आपके 12 ही रिलीज़ होंगे। तो यहाँ पर 12 एटीपी के यूटिलाइजेशन से और 12 एडीपी आपके रिलीज़ हुए, साथ ही साथ यहाँ सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो हमें नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच करवाना है। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा आपका, काइनेज एंजाइम। जो काइनेज एंजाइम है वो क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, वहीं जो आपका फॉस्फेटेज एंजाइम है वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा। तो यहाँ पर आपके किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन कंपाउंड है ये, 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे यहाँ पर, 12 मॉलिक्यूल हैं। अब हमारा यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा। अब इसके ऊपर आपका एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज डिहाइड्रोजिनेज। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन जो है उसका रिडक्शन करना है। ठीक है, हाइड्रोजिनेज। अब हाइड्रोजन का रिडक्शन किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पर आपकी, NADPH2, जो कि आपकी नॉन साइक्लिक में प्रोड्यूस हुई थी। तो पी स्किप हो गया, NADPH2 यहाँ पर क्या बनाएगा आपके, NAD पॉजिटिव बनाएगा, या फिर NADPH+H पॉजिटिव रिलीज आउट हो जाएंगे। तो ये भी कितने मॉलिक्यूल रहेंगे आपके, 12 ही रहेंगे, और यहाँ पर रिलीज भी कितने होंगे, 12 ही रिलीज होंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी से आपका क्या बन जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। ठीक है, लिख देती हूँ, 3-फॉस्फोग्लिसरल, एक सेकेंड, एल्डिहाइड। ठीक है, 3PGAL। कितने मॉलिक्यूल रहेंगे आपके यहाँ पर, 12 मॉलिक्यूल रहेंगे, और कितने कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर आपके 12 मॉलिक्यूल बन गए हैं 3PGA के। अब यहाँ पर जो ये 3PGAL है ये क्या करेगा, रिड्यूस होगा। इतना जो स्टेप था वो आपका क्या था, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन का था। 3PGA की फॉर्मेशन का तो जो स्टेप था ये आपका क्या था, कार्बोक्सिलेशन। अब 3PGA से जो स्टेप चल रहे हैं ग्लूकोज की फॉर्मेशन तक के, वो आपके क्या हो जाएंगे, रिडक्शन स्टेप हो जाएंगे। तो अब देखिए 12 मॉलिक्यूल में से जो 5 मॉलिक्यूल हैं वो आपके क्या कर जाएंगे, आइसोमराइज होंगे। ठीक है, 12 में से देखिए इन 12 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल ने क्या किया, यहाँ पर आइसोमराइजेशन किया। ठीक है, आइसोमराइजेशन होने से यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन की उन्होंने, DHAP, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल, अगर 12 में से आपके 5 मॉलिक्यूल ने आइसोमराइजेशन करके DHAP बना लिया, इट इज़ ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, तो 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर आपके कितने मॉलिक्यूल बना लिए, 5 मॉलिक्यूल DHAP के बना दिए हैं। अब यहाँ पर क्या, कितने मॉलिक्यूल आपके बच गए हैं, 3PGL के आपके कितने मॉलिक्यूल रह जाएंगे, 12 में से अगर 5 ने आइसोमराइजेशन किया तो कितने मॉलिक्यूल रह गए आपके, 7 मॉलिक्यूल आपके लेफ्ट रह गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो आपके DHAP है, 5 मॉलिक्यूल DHAP, अब यहाँ पर ये जो DHAP है ये 5 में से क्या करता है, अपने 3 मॉलिक्यूल लेगा। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल DHAP कंबाइन करेगा, यहाँ जो 7 आपके रह गए थे PGAL के, उनमें से 3 को लेके आएगा, 3PGAL। कितने मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपके 3 मॉलिक्यूल DHAP के, और 3 ही मॉलिक्यूल आपके किसके हैं यहाँ पर, PGAL के, 3PGAL के। तो अब यहाँ पर होगा क्या, ये भी आपका कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड, और ये भी कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें आपके एक साइड में देख लेते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पर आपने 3 कार्बन लिया और यहाँ पर भी आपने 3 कार्बन कंपाउंड लिया, तो टोटल कितने हो गए आपके 6 कार्बन बन गए। लेकिन मॉलिक्यूल आपके कितने हैं, ये दोनों ही 3 मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर आपका रिडक्शन हो के यहाँ पर क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे कितने कार्बन के, 6 कार्बन के। तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन होती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटेज की। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन होगी किस कंपाउंड की, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो यहाँ आपका बनेगा 1,6 बाइफॉस्फेट। तो आपका यहाँ पर ये कंपाउंड बना। अब ये जो आपकी बाइफॉस्फेट है, आपको क्या करना है, यहाँ से एक फॉस्फेट को रिमूव करना है। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ बात करें तो कितने मॉलिक्यूल बने हैं इनके, 3 मॉलिक्यूल बने हैं। अब इनमें से क्या होगा आपका, आप क्या करेंगे, फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। फॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ एक्ट करेगा। अभी मैंने पीछे बताया था काइनेज एंजाइम तो क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। फॉस्फेटेज क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा। तो अगर यहाँ से एक फॉस्फेट को रिमूव कर दिया जाए तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, एक जो मॉलिक्यूल है आपका, इन 3 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल साइकिल से बाहर जाएगा और अपने आप को आइसोमराइज करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, अपने इस फॉस्फेट को भी रिमूव करेगा, फॉस्फेटेज। ठीक है, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा। तो भाई हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो तो हमें मिल गया। तो ये जो इतना स्टेप चला आपका, ये सारा का सारा स्टेप आपके किस में इंक्लूड होगा, आपके रिडक्शन स्टेप में। ठीक है, तो इतना आपका क्या है, रिडक्शन हुआ है। तो हमें क्या चाहिए था, ग्लूकोज। ये साइकिल 6 टाइम रिपीट की और एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर दी है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो आपके जो रेस्ट बच गए, कितने बच गए हैं यहाँ पर आपके, 2 मॉलिक्यूल बच गए हैं, किसके, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन कंपाउंड है ये, 6 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ हमने 7 में से 3 को यूज़ कर लिया था, तो कितने लेफ्ट रह गए थे आपके यहाँ पर, 4 लेफ्ट रह गए थे। और DHAP के भी कितने लेफ्ट रह गए थे आपके, 2 ही लेफ्ट रह गए थे। तो अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए भाई 2 मॉलिक्यूल है F6P, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कंबाइन करती है आपके 2 मॉलिक्यूल 3PgAl के, इनके साथ कंबाइन करेगी, दैट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। 2 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और 2 ही मॉलिक्यूल आपके 3PgAl के यहाँ पर लिए हैं। तो अब 3PgAl के यहाँ से अगर 2 और आपने यूज़ कर लिए तो कितने लेफ्ट रह गए आपके यहाँ पर, ओनली 2 मॉलिक्यूल लेफ्ट रह जाएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल लेफ्ट रह गए हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक 6 कार्बन कंपाउंड है और एक आपका क्या है यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड है। तो टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पर, 9 कार्बन हो गए। अब ये 9 जो कार्बन है आपके, ये क्या करेंगे, इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज ट्रांसकीटोएज एंजाइम यहाँ पर एक्ट करेगा। इन दोनों की रिएक्शन होगी और इनकी म्यूचुअल रिएक्शन से यहाँ पर एंजाइम एक्ट करता है ट्रांसकीटोएज। ट्रांसकीटोएज एंजाइम यहाँ पर आपके 2 प्रोडक्ट बनाएगा और वो 2 प्रोडक्ट आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, एक आपका 4 कार्बन कंपाउंड रहेगा और दूसरा आपका क्या रहेगा, 5 कार्बन कंपाउंड। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ 4 कार्बन कंपाउंड की, तो वो क्या बनेगा आपका यहाँ पर, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। और यहाँ क्या बनेगा आपका 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपका कितने कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड, और ये आपका कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड। मॉलिक्यूल कितने हैं इनके, 2 मॉलिक्यूल हैं, और इनके भी कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 ही मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा,
इरिथ्रोज जो 4-फॉस्फेट है ये कंबाइन करेगा आपके किसके साथ, जो आपके यहाँ पर DHAP रह गए थे, जो 2 मॉलिक्यूल DHAP के आपके रह गए थे, अब ये किसके साथ कंबाइन करेगा, इनके साथ कंबाइन करेगा, इन दोनों मॉलिक्यूल के साथ। तो DHAP 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल आपके इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट के। DHAP इज 3 कार्बन कंपाउंड एंड इरिथ्रोज इज 4 कार्बन कंपाउंड। तो 4 और 3 क्या हो गए आपके, 7 हो गए। अब इन दोनों के ऊपर आपका एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज एल्डोलेज। ठीक है, ये दोनों अब म्यूचुअल रिएक्शन करेंगे और इनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम अब यहाँ पर क्या करेगा, एल्डोलेज ने 4 और 3 के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन कर देगा, एक 7 कार्बन कंपाउंड की, दैट इज सीडोहेप्टुलोज। सीडोहेप्टुलोज 1,7-बाइफॉस्फेट। एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से DHAP इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट ने यहाँ पर क्या कर लिया है, सीडोहेप्टुलोज के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिए हैं 1,7-बाइफॉस्फेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन कंपाउंड है ये आपका, 7 कार्बन कंपाउंड है। तो DHAP जो आपके थे वो सभी के सभी खत्म हो गए हैं, अब कोई भी DHAP आपका रेस्ट है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एंजाइम एक्ट करता है, कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, फॉस्फेटेज। और फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, एक फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव करेगा, तो यहाँ आपका क्या बनता है, सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट। सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, कितने कार्बन कंपाउंड आपका, 7 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो सीडोहेप्टुलोज है ये आपका क्या करेगा, अब इस सीडोहेप्टुलोज जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है और आपके 3PGL के भी कितने मॉलिक्यूल लेफ्ट रह गए थे, 4 में से 2 आपने यूज़ कर लिए थे, तो कितने लेफ्ट रह गए थे आपके, 2 ही लेफ्ट रह गए थे। तो अब ये सीडोहेप्टुलोज कंबाइन करेगा जो बचे हुए आपके 3PGAL है उनके साथ। तो यहाँ आप दिखा सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL, इनके साथ कंबाइन करेगा। कितने कार्बन कंपाउंड है ये आपका, 3 कार्बन कंपाउंड, मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 7। टोटल कितने हो गए आपके, 10 कार्बन हो गए। अब इन दोनों के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है आपका, कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, कीटोलेज। ठीक है, इनके ऊपर एंजाइम ने एक्ट किया, दैट इज ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी से यहाँ पर आपके फिर से 2 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, दोनों इक्वल कार्बन के रहेंगे। तो कौन कौन से बनेंगे यहाँ पर, एक आपका बनता है राइबोज 5-फॉस्फेट। तो यहाँ आपका ये समझ लीजिए इस तरीके से, एक आपका 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा, दैट इज राइबोज 5-फॉस्फेट। और दूसरा आपका क्या बनता है, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, 2 ही मॉलिक्यूल रहेंगे। यहाँ पर इसके भी कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, 2 ही मॉलिक्यूल रहेंगे। अब ये जो राइबोज 5-फॉस्फेट है ये यहाँ पर एज सच रहेगा, और ये जो आपका जाइलुलोज है इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल। और जो अभी हमने पीछे देखा था यहाँ पर भी कितने मॉलिक्यूल आपके बने थे, 2 मॉलिक्यूल। अब ये दोनों आपके कंबाइन करेंगे तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए आपके, 4 मॉलिक्यूल हो गए। तो अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, आइसोमराइज करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी आपका एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज आइसोमरेज एंजाइम। और ये दोनों जब जाइलुलोज आपके कंबाइन करेंगे तो एक तरीके से समझ लीजिए यहाँ पर आइसोमरेज ने एक्ट किया, आइसोमरेज ने एक्ट किया तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ और 2 मॉलिक्यूल यहाँ, तो टोटल कितने हो गए आपके, 4 मॉलिक्यूल। और 2 मॉलिक्यूल आपके किसके हैं, राइबोज के हैं। तो इन दोनों के ऊपर इस एंजाइम ने एक्ट किया तो यहाँ पर आपके टोटल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, और आइसोमराइजेशन होने से यहाँ क्या बनेगा आपका, राइबुलोज 5-फॉस्फेट।
ठीक है। दोनों ही कंपाउंड के ऊपर आपके आइसोमरेज ने एक्ट किया और यहाँ पर आपके राइबोलोज 5-फॉस्फेट बनाया। ये आपका कितने कार्बन कंपाउंड, कितने मॉलिक्यूल थे, 4 मॉलिक्यूल। ये कितने थे, 2 मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए आपके, 6 मॉलिक्यूल आपके हो गए हैं। और कितने कार्बन आपकी कितनी है यहाँ पर, 5 कार्बन है, क्योंकि दोनों ही आपके क्या है यहाँ पर, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है। तो 5 कार्बन का आपका ये मॉलिक्यूल बन गया। अब इनके ऊपर आपका एंजाइम एक्ट करता है। कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा यहाँ पर, काइनेज एंजाइम। तो काइनेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करना। तो ये कहाँ से लेगा, आपके एटीपी से लेगा। कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, 6 मॉलिक्यूल है, तो कितने एटीपी यूज़ की जाएंगे, 6 एटीपी ही यूज़ की जाएंगे। रिलीज क्या हो जाएगा, 6 एडीपी। और आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी यहाँ पर, काइनेज का जैसे ही रिमूवल हुआ यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 6RU15 बिस फॉस्फेट। ठीक है, सॉरी फॉस्फेट का एडिशन करवाया है, 5 फॉस्फेट था तो हमने एक काइनेज की वजह से यहाँ पर फॉस्फेट को ऐड करवाया और आपका क्या बन गया, 6 मॉलिक्यूल हैं आपके, यहाँ पर भी 6 मॉलिक्यूल हैं, RU15 बिस फॉस्फेट। तो ये आपकी कंप्लीट साइकिल है। This is your complete C3 cycle. Here you can see that from this side to this side, that is carboxylation, and from this to this side that is reduction, and now all the rest part is your regeneration. ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल C3 साइकिल हो गई। अब हम यहाँ पर ATP की बात करते हैं, क्या हमने यहाँ पर ऐड किया और क्या हमारा यहाँ पर रिलीज आउट हुआ वो हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एडिशन की बात करें कि हमने क्या क्या ऐड किया यहाँ पर, तो आपने स्टार्टिंग में 12 ATP यूज़ किए थे, राइट। और फिर बाद में आपने यहाँ पर 6 ATP यूज़ किए थे। तो ओवरऑल टोटल कितने ATP हो गए आपके, 18 ATP। रिलीज आउट कितने हुए आपके यहाँ पर, 18 ADP। और आपने NADPH कितने ऐड किए थे यहाँ पर, 12। तो 12 NADPH। और रिलीज आउट कितने हुए आपके, 12 NADP। और 6 आपके यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का भी आपने एडिशन किया है, या हम कह सकते हैं रिलीज आउट हुआ है। एडिशन ATP यूज़ किया है तो ये भी आपके बने हैं। तो ओवरऑल टोटल आपकी 36 ये कह सकते हैं एनर्जी बनती है। ठीक है, इन फॉर्म्स में रहेगी आपकी। एक सेकेंड रुकना, सॉरी इसको छोड़ दीजिए आप। यहाँ पर देखिए 18 ATP आपने यहाँ पर डाले और 12 NADPH2 आपने यहाँ पर ऐड किए। अगर हम यहाँ पर 1 ATP की वैल्यू की काउंट करें, मतलब कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH इज इक्वल्स टू 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, 1 NADPH इज इक्वल्स टू 2.5 ATP, लेकिन हम राउंड ऑफ करके क्या लेके चलते हैं, ऑलमोस्ट 3 ATP हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ओवरऑल की बात की जाए तो 18 ATP वो हैं, और 12 ATP की बात करें, मतलब 12 NADPH की बात करें तो 12 3 = 36। तो ओवरऑल 18 + 36 इज इक्वल्स टू योर 54। तो 54 ATP आपने यहाँ पर डाले और 50 तो और रिलीज़ भी आपके कितने हो गए, इतने ही रिलीज़ हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ओवरऑल एक हाफ मीडियम लेके हम चलें तो 36 ATP का यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, 36 ही आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर 36 ATP का गेन एंड 36 का ही आपका रिलीज आउट हो जाता है। और जो अगर आपको C3 साइकिल परफॉर्म करवानी है, आपको मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस साइकिल को परफॉर्म करवाना है तो हमें मैक्सिमम अमाउंट में CO2 चाहिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर C3 साइकिल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।